बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था। वो दिन भर कपड़ों की बोरियां इधर से उधर ले जाता था। इस तरह गधा दिन भर अपने मालिक के लिए मेहनत करता था। धोबी कंजूस और निर्दय था। वो अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध भी नहीं करता था। बस कभी टाइम मिले तो चरने के लिए खुला छोड़ देता था। वहाँ आसपास में कोई चरने का जगह भी नहीं था। समय पर खाना ना पाने के कारण गधा शरीर से बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन गधा चरते चरते जंगल में जा पहुंचा। जंगल में उसकी मुलाकात एक सियार से हुई। तब सियार ने पूछा, अरे गधे भाई, आप इतने कमजोर और दुबले पतले क्यों है? आपका तबीयत तो ठीक है ना? गधे ने दुखी होकर बताया, अब क्या बताओ सियार भाई, मेरा मालिक दिन भर मुझसे खूब काम करवा लेता और खाने को कुछ नहीं देता। टाइम मिले तो इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। बस इतनी सी बात। अब समझो आपके भूखमारी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक सब्जी का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई है। मैंने बाग में जाने के लिए एक जगह भी ढूंढ ली है। बस हर रात उस रास्ते से घुसकर सब्जियाँ खाकर वापस आता हो और अपना शरीर तंदुरुस्त कर रहा हो। तुम भी मेरे साथ आया करो, तुम्हारी भी शरीर 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ये सुनते हुए गधे ने हाँ कह दिया। उस रात गधे ने सियार के साथ बाग में पहुंचा। फिर उस बाग में घुसकर बहुत दिनों बाद भरपेट खाना खाया। फिर पेट भरने के बाद सियार जंगल की ओर चला गया और गधा अपने मालिक के पास आ गया। इस तरह दिन के समय गधा अपने मालिक के साथ काम करता। रात होते सियार के साथ सब्जी बाग में जाकर पेट भर खाना खाता। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वो भूखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक दिन रात में खूब सारी खाना खाने के बाद गधे का मन बहुत खुश हो गया। वो झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। तब सियार ने चिंतित होकर पूछा, दोस्त, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या हो गया है तुम्हें दोस्त? गधा आंखें बंद करके मुंह ऊपर उठाकर बोला, आहा, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कुछ राग गाओ। सियार ने चेतावनी देते हुए कहा, ना ना ना, ऐसा मत करना गधे भाई। गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो। ये मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत का न्योता मत दो। अरे भाई, तुम जंगली के जंगली रह गए। संगीत के बारे में तुम क्या जानो? सियार ने हाथ जोड़कर गधे से कहा, देखो, संगीत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपने बेसुरी आवाज की जिद छोड़ो, इसी में हम दोनों की भलाई है। गधे सियार की बात का बुरा मानकर उसे बहस करने लगा। तुमने मेरे आवाज को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधों संगीत का बहुत आदर करते हैं। वो तुम जैसा मूर्ख की समझ में नहीं आ सकता। गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो और अपना मुंह बंद रखो। खेत का चौकीदार जाग जाएंगे। अरे मूर्ख सियार, मेरा संगीत सुनकर खेत का चौकीदार तो क्या, खेत का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। सियार ने नासमझ गधे को हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख सियार भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ।
मेरे जाने के कुछ समय बाद ही गाना गाना शुरू करना, ताकि मैं गाना समाप्त होने पर सही समय माला लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमत होकर अपना सिर हिलाया और सियार वहां से सीधा जंगल की ओर भागा। गधा सियार के जाने के कुछ समय बाद गाना गाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही खेत के चौकीदार जाग गए और गधे के तरफ लाठी लेकर दौड़कर आए। वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वो दुष्ट गधा जो हमारा फसल रोज नष्ट कर रहा था। रुको, अभी मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। उसके बाद चौकीदार ने गधे को डंडा लेकर पीटना शुरू किया। मार खाते खाते गधा आधमरा होकर गिर गया। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि अगर हमारा कोई दोस्त हमारी भलाई के लिए कुछ समझाता है तो उसे मान लेना चाहिए। उदयपुर के जंगल में एक दुबला पतला सियार भूख से परेशान होकर चारों तरफ घूम रहा था। उसे चक्कर आने लगा था। जब चारों तरफ कुछ नहीं नजर आया तो वो एक जगह बैठकर घास खाने लगा। उसी समय एक शेर पास से गुजर रहा था। शेर सियार को घास खाते देखकर उसके पास आया। अरे सियार भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम ये क्या कर रहे हो? एक मांसाहारी प्राणी होकर घास खा रहे हो? सियार झट से अपनी चाटुकारिता वाला दिमाग चलाया और शेर के सामने सर झुका दिया। महाराज की जय हो। महाराज, वैसे तो आपके राज्य में प्रजा बहुत सुखी है, लेकिन आपका ये दास बहुत दुखी है। मेरे शरीर का ढांचा देखकर आपको अंदाजा लगा सकते हो, भूख के मारे बहुत बुरा हाल है। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तब घास खाने की नौबत आ गई। अरे रे, ये बात है। ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं अभी शिकार करके तुम्हारे भोजन का प्रबंध करूंगा। सियार मन ही मन बहुत खुश हुआ और शेर की तारीफ करने लगा। उसके बाद वो दोनों जंगल में शिकार ढूंढने निकल गए। थोड़ी दूर जाने के बाद शेर ने देखा एक जंगली भैंस खेत में चर रही थी। उसने मौका देखकर उसे ही अपना शिकार बना दिया। शेर के साथ साथ सियार की भी लॉटरी लग गई। उसने भरपेट मांस खाया और शेर की तारीफ करता गया। खाना खाने के बाद शेर सियार को लेकर अपनी गुफा में ले आया। शेर अकेला रहता था। उसने सोचा कि इस सियार को साथ में रख लूं तो मेरी सेवा अच्छी तरह से होगा। इधर सियार भी मंत्री बनने का सपना देख चुका था। हुजूर, आप जंगल की राजा है, आपका कोई मंत्री नहीं है। मुझे मंत्री बना लीजिए, मैं आपको अच्छे अच्छे सुझाव दूंगा। ठीक है, आज से तुम मेरे मंत्री हो गए। अब हर रोज मुझे सुझाव देना और ऊंची टीले पर चढ़कर शिकार देखकर मुझे सूचित करना। अच्छी बात है हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा। शेर राजा का मंत्री बनकर शेर के तो ठाठ बदल गए। उसे हर दिन शेर के साथ रहने पर ताजा मांस खाने का मौका मिल गया। उसकी तबीयत फिर से सुधरने लगी। वो अब मोटा तगड़ा बन गया। जंगल के दूसरे जानवर उसे डरने लगे। छोटे मोटे जानवर तो उसे देखते ही नतमस्तक हो जाते थे। शेर राजा का मंत्री होने के कारण सब उसे सलाम करते थे। हुजूर, मेरा भी रुतबा बहुत बढ़ गया है। जंगल के सभी जानवर मेरे सामने सर झुकाते हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। तुम मेरे मंत्री जो हो, तुम्हारा शरीर भी अच्छा खासा तगड़ा हो गया है। अब तो तुम्हारी ही जय जयकार होगी। हुजूर,
देखा जाए तो मैं भी किसी राजा से कम नहीं लगता हूँ। आपका क्या विचार है? अब तो मैं भी आपके जैसा बड़े बड़े शिकार कर सकता हूँ। चालाक शेर समझ गया कि सियार घमंडी बन गया है। उसे लगता है कि सभी जानवर उसकी ताकत के कारण उसे डरते हैं। शेर ने सोचा सियार को वास्तविकता का ज्ञान कराना ही चाहिए। मंत्री महोदय, रोज रोज शिकार करके मैं थक जाता हूँ। तुम सक्षम हो गए हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह पर शिकार तुम करो। महाराज, शिकार तो राजा करते हैं, मैं तो मंत्री हूँ। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें राजा बना देता हूँ और मैं मंत्री बन जाता हूँ। राजा बनकर तो शिकार कर ही सकते हो। महाराज, क्या ख्याल है, राजा बनोगे? शेर की बात सुनकर सियार के मन में बहुत सारा लड्डू फूटने लगे। राजा स्वयं उसे राजा बनाने के लिए तैयार था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? महाराज, यदि आपकी आज्ञा यही है तो मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ। अब मैं बहुत शक्तिशाली बन गया हूँ। आप कहेंगे तो शिकार भी कर लूंगा। ठीक है महाराज, अब मैं आपके लिए शिकार पर नजर रखूंगा और आपको सूचित करूंगा। आप मौका देखकर उसे दबोच लेना। इस मंत्री को भी थोड़ा हिस्सा मिल जाएगा। अवश्य मंत्री महोदय, चिंता मत करो, तुम्हें भूखा नहीं रखूंगा। शेर मन ही मन हंसने लगा, लेकिन सियार शेर की चालाकी समझ नहीं पाया। अगले दिन टीले पर चढ़कर शेर ने एक जंगली भैंस को देखा और सियार को आकर बताया। हे जंगल के राजा, मैंने एक बड़ा शिकार देखा है। महाराज, उसका शिकार कीजिए, जिससे सबका कल्याण होगा। शेर की बात सुनकर सियार जल्दी जल्दी उस स्थान पर पहुंचा और भैंस को ध्यान से राजा सियार ने देखा। उसे अपने बल पर बहुत घमंड हो गया था। वो शिकार के करीब पहुंच गया। उसने सोचा, जैसे शेर कूदकर शिकार को मार देता है, वैसे ही मैं उस भैंस को मार दूंगा। महाराज, शिकार तैयार है, वार कीजिए, उसे बचकर जाने मत दीजिए। सियार भैंस के ऊपर जैसे ही कूदा, वैसे ही भैंस ने उसे अपने सींग से उठाकर बहुत ऊपर फेंक दिया। जब सियार नीचे आया तो फिर से उठ नहीं पाया। उसका घमंड भी चूर चूर हो गया था। इसीलिए कहते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने वाले का घमंड एक दिन अवश्य चूर चूर हो जाता है। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो इतनी चालाक थी कि अपनी शिकार और भोजन के लिए वो जानवरों से दोस्ती करती और फिर मौका पाते ही उन्हें मारकर दावत उड़ाती। उस लोमड़ी की इसी आदत की वजह से उसे सभी दूर रहते थे। एक दिन उसे कहीं भोजन नहीं मिला तो वो दूर तक शिकार की तलाश में निकल पड़ी। जंगल में घूमते घूमते उसकी नज़र पेड़ पर बैठा हुआ एक मुर्गी पर गई। वह लोमड़ी मुर्गी को देखकर सोचने लगी, कितना बड़ा और तंदुरुस्त मुर्गी है। अगर मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन मिलेगा मुझे। अब लोमड़ी का लालच बढ़ चुका था। वो दूर से मुर्गी को देखता रहा और मौके का इंतजार करने लगा, लेकिन वो मुर्गी पेड़ पर ही चढ़ा रहता और लोमड़ी के हाथ नहीं आता। लोमड़ी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद वो मन ही मन कहा, ये मुर्गी ऐसे हाथ नहीं आएगी, कुछ तरकीब सोचनी होगी। इसलिए उसने छल और चालाकी करने की सोची। वो मुर्गी के पास गई और कहने लगी, अरे ओ मुर्गी बहन, क्या तुम्हें ये बात पता चली कि एक खुशखबरी मिली है सबको जंगल में? मुर्गी ने बोली,
खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मुझे तो किसी खुशखबरी के बारे में पता नहीं। आकाशवाणी हुई है कल रात और खुद भगवान ने कहा है अब से इस जंगल के सारे लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। अब कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही मार कर खाएगा। सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। मुर्गी होशियार थी। वो समझ चुकी थी कि ये लोमड़ी झूठ बोल रही है, इसलिए मुर्गी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कही, ये तो अच्छी बात है, पर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? लोमड़ी मुर्गी की ऐसी ठंडी प्रतिक्रिया देखकर फिर बोली, मेरे बहन, इसी बात पर नीचे तो आओ। आओ ना नीचे, हम एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दे और साथ में खुशियां बांटे। मुर्गी अब लोमड़ी की चालाकी समझ चुकी थी, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन मेरी लोमड़ी बहना, तुम पहले अपने उन दोस्तों से तो गले मिलकर बधाई ले लो जो इस तरफ खुशी से दौड़े चले आ रहे हैं। मुझे पेड़ से दिख रहे हैं वो। लोमड़ी ने हैरान होकर बोली, मुर्गी बहन, मेरे कौन से दोस्त? अरे बहन, वो शिकारी कुत्ते, वो भी हमारे दोस्त हैं ना। वो भी शायद तुम्हें बधाई देने के लिए ही इस रास्ते में आ रहे हैं। शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी थर-थर कांपने लगी। वो पूरी तरह डर गई, क्योंकि उसे लगा कि अब अगर वो थोड़ी देर भी यहाँ रुकी तो ये मुर्गी भले ही उसका शिकार बने या ना बने, लेकिन वो खुद इन शिकारी कुत्तों का शिकार जरूर बन जाएगी। इसलिए उसने अपनी जान बचाना ही भला समझा और वहाँ से भाग गई। भागते हुए लोमड़ी को मुर्गी ने हंसते हुए कही, अरे बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं, तो डर किस बात का? थोड़ी देर रुको। लोमड़ी बोली, बहन, दोस्त तो है, लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अब तक ये खबर नहीं मिली। और ये कहते हुए लोमड़ी वहां से जंगल में गायब हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धूर्त और चालाक लोगों से हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए और चतुराई से काम लेना चाहिए। एक जंगल के घने पेड़ पर कई पक्षियों के बीच एक टूनी और एक टूना घोंसला बनाकर रहते थे। टूनी बहुत चतुर और मेहनती थी। इसके विपरीत टूना मोटी बुद्धि का आलसी पक्षी था। सुनिए जी, मैं जा रही हूँ खाने का इंतजाम करने के लिए। बच्चों का ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यहीं बच्चों के पास बैठा हो, तुम जल्दी आओ। तबीयत ठीक नहीं है? अच्छा, तो खाने में क्या लाओ? सब कुछ चलेगा। भूख बहुत तेज लगे है। घोंसले में जो था वो तो खा चुका हो, फिर भी पेट भर ही नहीं। बीमारी में तुम्हारा ये हाल है, बच्चों का खाना भी खा गए। अब तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। टूनी ने आसपास देखा तो उसे घास में बहुत सारे बीज दिखाई पड़े। वो अपनी चोंच में बीज वाला घास का भाग तोड़कर घोंसले में लेकर आ गई। बच्चों, आओ, पूरा खा लो, मैं फिर जाकर लाऊंगी। बच्चे खाने लगे और टूना भी उसके साथ जुट गया। खाने के समय उसकी बीमारी चली गई थी। दरअसल वो अपने आलस को बीमारी का नाम दे देता था। खाने के समय तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई। अगर कुछ काम पड़े तो फिर से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। काम तो सब तुम कर लेती हो। मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं भी कर लूँगा।
अभी तो कुछ काम नहीं है। अरे बरसात आने वाली है, घोंसले को ठीक करना होगा। उसके लिए मजबूत घास पहाड़ी के उस पार से लाना होगा। तुम्हें चलना होगा। तुम पहले शुरुआत कर दो, बाद में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। टूनी बेचारी बार बार जाकर सबके लिए खाना लाती थी और स्वयं सबके बाद खाती थी। दूसरे काम भी उसे करने पड़ते थे। बच्चों का सबसे ज्यादा ख्याल वही रखती थी। एक दिन टूनी बाहर गई थी और उस समय एक चालाक लोमड़ी पेड़ के नीचे आ गई और उसने बोला, सुनो टूना, जंगल के सरकार शेर ने मुझे जंगल के बच्चों की गिनती का काम दिया है। बच्चे कमजोर ना हो इसलिए उनके लिए कई स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की इंतजाम किया है। जिसके घर में जितने बच्चे हो मुझे बता दो ताकि योजना सही ढंग से लागू हो सके। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे भी 2 बच्चे हैं। ठीक है, उन्हें नीचे लेकर आना। मैं सबकी गिनती और नामांकन कर लूंगी। बच्चों का भविष्य बन जाएगा। मुझे भी दुआ मिल जाएगी। मैं थोड़ी देर के बाद वापस आ रही हूँ। हाँ, मैं अपनी बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ। मैं उन्हें नीचे लेकर आ जाऊंगा। टूना ने उड़कर आसपास के पक्षियों को जाकर उन्हें भी अपने बच्चों का नामांकन करने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर बहुत सारे पक्षी तैयार हो गए। टूना और दूसरे पक्षी बच्चों को लेकर नीचे भी आ गए। इतने में टूनी आ गई। उसने खाना घोंसले में रख दिया। आप बच्चों को लेकर नीचे क्यों आ गए? अब ये सब बहुत छोटे हैं, इनका बाहर आना ठीक नहीं है। अरे, दूसरी पक्षियों के बच्चे भी बाहर निकल आए हैं। अरे, लोमड़ी बहन आई थी। उसने ही सारे बच्चों का नामांकन करने के लिए कहा। जंगल की सरकार के द्वारा वो हमारे बच्चों का भविष्य बनाना चाहती है। जंगल की सरकार? बच्चों का भविष्य? लोमड़ी के द्वारा? चलो पहले बच्चों को घोंसले में पहुंचाते हैं, उसके बाद असलियत का पता लगाते हैं। अरे, बच्चों का भविष्य बन जाएगा। तुम ये क्या कर रही हो? मैं सब समझती हूँ। अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में मुझसे ज्यादा कौन समझेगा? टूनी ने दूसरे पक्षियों को उनके बच्चों को घोंसले में ले जाने के लिए कह दिया और अपने बच्चों को भी घोंसले में ले गई। उसके बाद उड़कर वो लोमड़ी के इलाके में चली गई। उसने देखा दोनों लोमड़ियाँ आपस में बात कर रहे थे। अरे बहन सुनो, मेरी योजना सफल हो रही है। अभी कुछ देर में चिड़िया का सब बच्चे नीचे आ जाएंगे और नामांकन के बहाने हम उन्हें खा लेंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब आज तो अच्छा दावत हो जाएगी। उन दोनों लोमड़ियों की बात सुनकर टूनी को पूरा विश्वास हो गया कि ये लोमड़ी की खतरनाक चाल है। वो उड़कर अपने इलाके में आ गई। वो सारी पक्षियों के साथ साथ बंदर को भी बता दी। उस लोमड़ी की इतनी बड़ी हिम्मत! अभी मैं जाता हूँ और उसे सबक सिखाता हूँ। नहीं, ऐसा मत करो भाई। मेरे पास एक योजना है। मुझे भी बताओ बहना, अब हमको क्या करना है? वो सामने झोपड़ी देख रहे हो, उसके अंदर ही लोमड़ी को ले जाना है और उसके बाद उन्हें सबक सिखाते हैं। समझ गया। कुछ देर बाद दोनों लोमड़ियाँ आ गए। आइए सरकार, आपकी योजना हम सबको है स्वीकार। आपकी आज्ञा के अनुसार हम सभी बच्चों को सामने वाली झोपड़ी में इकट्ठा किया है। आप चलिए, सबका नामांकन कीजिए और उनका भविष्य बना दीजिए। ये तो आप लोगों ने बड़ी बुद्धिमानी का काम किया है।
हमारा काम आसान कर दिया है। चलो सब। फिर वो सब झोपड़ी के पास आते हैं। जैसे ही दोनों लोमड़ियाँ दरवाज़ा खुलने के बाद अंदर झांकने लगे, तब बंदर ने उन्हें धकेल कर दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता है। लोमड़ियाँ अंदर से दरवाज़ा पीटने लगते हैं। अरे, अंदर कोई चिड़िया का बच्चा नहीं है। तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा खोलो, हमें बाहर निकालो। अंदर चिड़िया के बच्चे नहीं, सांप और बिच्छू मिलेंगे। टूनी बहन, मैंने ही अंदर सांप और बिच्छू छोड़ दिए हैं। इन दोनों का स्वागत भी तो ढंग से होना चाहिए। अंदर अंधेरा है, कोई खिड़की भी नहीं खोली है। यदि सांप बिच्छू काटेंगे तो हम उन्हें देख भी नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। तुम हमारी बच्चों की जान लेना चाहती थी ना? अब अपनी जान की परवाह करो। तुम्हारे लिए यही सजा है, अब यहीं मरो। फिर सारे पक्षी दोनों को झोपड़ी में बंद करके अपने अपने घोंसले में लौट आते हैं। इस तरह टूनी की चतुराई काम आई और दोनों लोमड़ियों ने सही सजा पाई। बहुत दिनों पहले एक जंगल में रहती थी एक कौवे। कौवे अपने आप को बहुत बुद्धिमान और चालाक समझती थी, लेकिन वो असल में ऐसी थी नहीं। एक दिन कौवे जंगल में घूम रही थी, अच्छे मौसम का आनंद लेते हुए। थोड़ी देर बाद उसको भूख लग गई। कौवा खाना ढूंढते हुए इधर उधर घूमता रहा। घूमते घूमते उसे एक जगह पर रोटी का टुकड़ा मिल गया। कौवा जल्दी नीचे गई और रोटी को चखा। अरे वाह, ये रोटी तो बहुत मज़ेदार है। मेरी किस्मत तो अच्छी ही है आज। अब कोई अच्छा जगह मिल जाए जहाँ पर मैं बैठ के इसको खा सकूं। कौवा रोटी को मुंह में लेते हुए अच्छे पेड़ के खोज में उड़ जाता है। कौवा इधर उधर उड़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसको एक आरामदायक पेड़ दिखाई दिया। वो रोटी को मुंह में पकड़े हुए पेड़ पर जाके बैठ गया। उसी वक्त उस रास्ते से जा रहा था एक चालाक लोमड़ी। लोमड़ी इतना चालाक था कि जंगल के सारे पशुओं को वो चकमा देता था। लेकिन आज लोमड़ी बहुत भूखा था। वो खाने के खोज में बाहर निकला था। उसी समय वह कौवे को देखा रोटी के साथ। रोटी को देखते ही लोमड़ी के पेट में चूहे दौड़ने लगे। अरे वाह वाह, इस रोटी का टुकड़ा तो बड़े मज़ेदार लग रहा है। अगर मुझे ये मिल गया तो मैं अपनी भूख को मिटा सकता हूँ। चालाक लोमड़ी पेड़ के और करीब गया और रोटी की सुगंध को सूंघने लगा। बस किसी तरह से ये रोटी मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। कौवे रोटी को खाने ही वाली थी, तब लोमड़ी बोल उठा। शुभ दिन श्रीमती जी, कैसे हैं आप? कौवे के मुंह में रोटी था तो उसने जवाब नहीं दिया। आज तो आप बहुत ही अच्छी लग रही हो। कौवे ने लोमड़ी की ओर ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर लिया ताकि लोमड़ी उसे अकेला छोड़ दे। मैंने कभी भी इतने चमकीली और रेशम जैसे पंख नहीं देखे हैं। और क्या रंग है इनके, काले और मुलायम। इस बार कौवे ने जिज्ञासु से लोमड़ी की ओर देखा। इतनी तारीफ सुनकर कौवे खुश होने लगी और लोमड़ी की बातों में आने लगी। फिर लोमड़ी बोली, अगर बाकी के जानवरों ने नहीं बोला होता कि आपकी आवाज़ कठोर है, तो मैं तो आपको ही सबसे सुंदर और शानदार पक्षी बुलाता। कौवे के मन में तो लड्डू फूटने लगे। उसको इतनी सारी तारीफ मिल रही थी कि वो गर्व से फूलने लगी। पर आपको एक बात पता है, मैं इन सब मतलबी जानवरों की बात को विश्वास नहीं करता। मुझे तो लगता है आपकी आवाज़ भी
आपकी तरह ही सुंदर और मीठी, शहद की तरह ही होगी। काश मैं बस एक बार वो आवाज़ सुन पाता। कौवे को अब रहा नहीं गया। अब वो अपनी इतनी तारीफ सुनकर लोमड़ी को अपनी आवाज़ सुनाना चाहती थी। गाना गाने के लिए जब वो अपना मुंह खोला, वो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने झट से रोटी को उठाया और फट से खा लिया। आपका बहुत शुक्रिया श्रीमती जी। अरे ओ दुष्ट लोमड़ी, वो मेरा है, मुझे जल्दी वापस दो। मुझे लगा तुमको मेरा गाना सुनना था, इसलिए मैंने अपना मुंह खोला। मुझे वही चाहिए था। कभी भी अगर कोई तुम्हारे ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करेगा तो उनकी बातों पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोच लेना। लोमड़ी वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि घमंडी लोगों को अंत में हार ही प्राप्त होता है।